हेलो बच्चों, यहाँ पे अब हम शुरू कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन में फर्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास 11th का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमने बेसिकली 8th 9th 10th के अंदर पढ़ा है कि 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं इसको फिजिकल के अंदर। वो होता है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के अंदर जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा है। देन लिक्विड के अंदर एंड देन गैस के अंदर बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। और जो स्पेस प्रेजेंट होता है लिक्विड के अंदर बहुत, सॉलिड गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होता है, देन लिक्विड के अंदर उससे कम होता है, एंड देन सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये हम पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके बाद होता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या क्लासिफाई कर रहे थे, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, प्योर। प्योर के अंदर जब हम बात करते हैं हमारे पास आ जाता है एलिमेंट एंड कंपाउंड, और जो मिक्सचर के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो हमको बाउंड्रीज नहीं दिखती। मान लो कि हमारे पास वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी बाउंड्री विजिबल नहीं होती। और उसी की जगह पे जब हम हेटेरो के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास मान लो वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सैंड को, मिट्टी को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर बाउंड्रीज शो होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मास और वेट की। मास और वेट को एक साथ लेके चलते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। मास से हम क्या समझते हैं कि किसी भी कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई चीज है उसके मैटर कितना है, मैटर से हम मास के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम वेट के बारे में बात करते हैं तो वेट हमारा डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू हम वेट का पता करते हैं। तो जो हमारे पास इसके वेट है वो हमारा डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मास होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का हम क्या बात करते हैं कि जो लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट है वो हमारा कितना स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, देन डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी हमारे पास आ जाती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के अपॉन वॉल्यूम के अंदर हम यूनिट क्या लिखते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास डेंसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमारा 3 के अंदर प्रेजेंट होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है हमारे पास केल्विन। डिग्री सेल्सियस के अंदर तो हम एग्जैक्ट लिख देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम उसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 इन द केस ऑफ फ़ारेनहाइट। लेकिन जब हम केल्विन के केस में बात करते हैं तो हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। ये हो जाता है हमारे पास केल्विन के केस में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जब हम किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर हम इनटू में लिख सकते हैं कोई 10 की पावर 9, 10 की पावर 27, 10 की पावर 40, तो वो चीज हो जाती है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि हम ले लेते हैं 4 × 10 की पावर 75। तो ये वाली टर्म जो हमारे पास प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम कैसे पता करते हैं, उसके अंदर मेजर रूल होता है कि हमारे पास जो नंबर प्रेजेंट है सिग्निफिकेंट रूल का, वो हमारा मेजर मोर देन 1 होना चाहिए अगर हमको शुरू वाला पॉइंट भी काउंट करना है। मान लो हमारे पास क्या है 0.004 प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। अगर इसी केस में अगर हमको बोलता 1.004 प्रेजेंट है तो हमारा फर्स्ट भी काउंट होता, लास्ट भी काउंट होता, तो हम बोल सकते हैं इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मेजर रूल ये होता है। देन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर अलग अलग लॉ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर हम क्या बताते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारा इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन की। कांस्टेंट कंपोजिशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो हमारा मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस जो एटम एलिमेंट जो प्रेजेंट है हमारा कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब कि कांस्टेंट रेशियो के अंदर, सेम रेशियो के अंदर प्रेजेंट होगा किसी भी दो एलिमेंट में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है मल्टीपल क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि पहले में आया O, दूसरे में आया O2, तीसरे में आया O3। जैसे कि हम इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हम लेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसके बाद हम ले सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके बाद हम ले सकते हैं CO3 कार्बन कार्बोनेट का। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया था डाल्टन ने बताया था कि हमारे पास जो एटम प्रेजेंट होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, और ज्यादा उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सारे उससे मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी सब्सटेंस का हमको ऐसे कह सकते हैं कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। मान लो हमारे पास दे रखा है H2O, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, 2 में प्रेजेंट है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हमारा मास क्या हुआ
16, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा टोटल 18। ऐसे हम निकालते हैं किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जब हमको निकालना बोलते हैं तो हमारे पास दो के केस में निकाल सकते हैं, एक होता है हमारे पास परसेंटेज के केस में और एक होता है हमारे पास रेशो के केस में। जब हम परसेंटेज के केस में निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन होती है m1x1 प्लस में m2x2 अपॉन में x1 प्लस में x2, ये होती है हमारे पास रेशो के केस में। अगर सेम अगर इसी के केस में हमको क्या बोल देता है कि भैया हम परसेंटेज के केस में निकालो, तो परसेंटेज के केस में जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो हम लिखेंगे m1x1 प्लस में m2x2 अपॉन में 100 इन द केस ऑफ परसेंटेज के केस में। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हम कैसे निकालते हैं, इसके अंदर देखते हैं हम कैसे मोल कैसे निकालने हैं। मोल्स निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं कि गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी के भी मोल्स निकाल सकते हैं। इसके अंदर था देन हम आ जाते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, जो हमने अभी H2O लिखा डायरेक्ट, उसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल क्या होता है, हमारे पास किसी भी को भी होल नंबर रेशो के अंदर लिखना, छोटे ही छोटे नंबर के अंदर लिखना, रेशो के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम बोल देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, तो इसका अगर हम कट करना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1:2:1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2O। तो CH2O जो हमारे पास प्रेजेंट है वो हो जाएगा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, और जो हमारा C6H12O6 प्रेजेंट है वो हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर जब हम बात करें कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो हम हेबर्स प्रोसेस का यूज करते हैं अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया की जब हम फॉर्मेशन करते हैं हम लिखते हैं N2 प्लस में 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमारे पास जितने अमाउंट में हमको इसमें नाइट्रोजन चाहिए उससे 3 गुना अमाउंट में हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। और इन केस हमको क्या करके दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कम प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन हमको नाइट्रोजन से 3 गुना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे कि जितने अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, जितना रिक्वायर्ड है उससे 3 गुना कम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतने से अकॉर्डिंग हम नाइट्रोजन का यूज करके हम क्या करेंगे, अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके साथ हमारा क्या होगा कि जो हमारा चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसकी क्विक रिवीजन पूरी होगी।